चलो गया लिखो। चलो देखो, कल पढ़ाया था अनुगमन वेग का सूत्र। अनुगमन वेग बराबर बताया था v सफिक्स डी इक्वल टू होता है माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटे यम इंटू टाउ एवरेज। और एक फार्मूला बताया था अनुगमन वेग का, विभवांतर के पदों में माइनस सी इंटू वी बटे यम एल इंटू टाउ एवरेज। ठीक है ना। ये दो फार्मूले कल बताया था। आज इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ाऊंगा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, जो कि हर बार परीक्षा में पूछता है। ठीक है ना। तो आज की हेडिंग रहेगी अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में क्या संबंध। ठीक है। विद्युत धारा का क्या सूत्र बताया गया है, I बराबर क्यू बाई टी। विद्युत धारा का भी यही सूत्र लिख देता हूं मैं। I बराबर क्या बताया गया है, क्यू बाई टी, या फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी पढ़े हो। I एवरेज बराबर पढ़े हो कि नहीं। तो उसका यूज होगा और इसका यूज करेंगे और फार्मूला बनाएंगे। ठीक है ना, संबंध निकालेंगे। तो देखो, अनुगमन वेग कहाँ होता है ये मैं बताया था। पहले उसको थोड़ा सा दिखाएंगे कि अनुगमन वेग कहाँ है, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो आवेश अगर किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है ना। अब आवेश जब प्रवाहित होता है, जब चलता है, तो उसके अंदर वेग आ जाता है। क्या आ जाता है, वेग। तो उसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो उसी अनुगमन वेग को इसमें थोड़ा सा दिखाते हैं और उसी के बेस पे पहले अनुगमन वेग निकालेंगे। उसी अनुगमन वेग के फार्मूले में से हम लोग आवेश को निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, एक हमारे पास ये चालक है, ये कोई चालक है। ठीक है ना। ये हमारे पास एक चालक है। इस चालक को हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी से जोड़ रखा है। इस चालक को क्या कर रखा है, एक बैटरी से जोड़ रखा है, जिसका ये प्लस टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है। ठीक है। एक प्लस टर्मिनल है और एक कौन सा टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल। इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बैटरी से जोड़ते हैं और जब हम इसको वाय विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। यही करते हैं। जब वो एक निश्चित डायरेक्शन में गति करते हैं, मतलब आवेश चलने लगता है पूरे परिपथ में और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मैं ले रहा हूँ, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हैं, भरे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्षेत्रफल ले रहा हूँ, ये वाला, ये जो दिख रहा है एरिया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो कितना है, ए। ये भी ए है और ये भी कितना है, ए। हर जगह ए ही रहेगा। यहाँ भी कितना रहेगा, ए। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँगा। ठीक है ना। पूरे चालक की लंबाई कितनी है, यल। पूरे चालक की लंबाई क्या मानी गई है, यल। हम लोग मान लेते हैं, देखो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन है और इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इधर भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इधर भी जो खाली जगह बच रही है उधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ के वाय विद्युत क्षेत्र में रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करेंगे। तो गति कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर आएंगे चल के, ठीक है ना, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं तो आराम से जगह खाली होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इस जगह को क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करते हुए मान लेते हैं डेल्टा टी समय में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चले थे वो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तक पहुँच गए। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, डेल्टा टी समय लगा। कितना समय लगा, डेल्टा टी समय। तो डेल्टा टी समय में यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए होंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए होंगे, ठीक है ना। मतलब इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो इलेक्ट्रॉन चले थे वो यहाँ पहुँचे हैं और बीच में भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, बस इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पहुँचने का समय पता है, क्या पता है, लेकिन हमको ये वाली लंबाई नहीं पता है, नहीं पता है। अब देखो इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो हमको मानना पड़ेगा। अब ये चालक है तो चालक में आयतन होता है, चालक में क्या होता है, आयतन। तो मान लेंगे माना चालक के एकांक आयतन में, कितने आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों लिख लेते हैं, ढेर सारे होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n। चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो हम इतने वाले आयतन की बात कर रहे हैं जितना डेल्टा टी समय में कवर हुआ है, ठीक है ना। तो उसका आयतन निकालना पड़ेगा हमको और उसी आयतन में हम n से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस आयतन में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पता चल जाएगा कि नहीं। तो हमको निकालना है इस आयतन में, डेल्टा टी समय में जो आयतन कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वैसे तो चालक बहुत बड़ा होता है, अगर मैं डायरेक्ट पूरे चालक का निकाल दूं तो इससे बड़ा चालक आ जाएगा तो फार्मूला खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हमको एक ऐसा फार्मूला बनाना है जो सभी जगह काम करे। तो हम चालक का कुछ ही हिस्सा निकालेंगे और उसी में बार बार गुणा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं एकांक आयतन में मान लिया यानी इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन का मतलब इसका कोई एक छोटा सा भाग, इतना बड़ा भाग ले लो और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मान लिया गया, n। तो उसके इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वाला आयतन कितना होगा पहले ये तो निकालो, फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है निकालने के लिए हमको इसका आयतन निकालना होगा। और आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो हमको पता है a है, पता है कि नहीं, लेकिन ये वाली लंबाई नहीं पता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा डेल्टा टी है, तो ये डेल्टा टी टाइम है, यहाँ से यहाँ तक जब दूरी तय किया इलेक्ट्रॉन तो कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। क्या वो दूरी दिया है, नहीं ना। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर हो क्या होता है, चाल गुणे आयतन। निकालने के लिए हमको दूरी निकालनी पड़ेगी ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी, ठीक है ना, तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो समय कितना लगा डेल्टा टी और चाल कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, प्रति इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग के बराबर, अनुगमन वेग से ही चलेंगे ना। तो अनुगमन वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो चाल गुणे समय, मतलब वी डी इंटू डेल्टा टी दूरी है, टी डेल्टा टी समय में तय की गई, ठीक है ना। अब ये वाली दूरी हमको पता चल गई ना कितनी है, वी डी इंटू डेल्टा टी, ये दूरी हो गई और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो इतना का आयतन डेल्टा टी समय में जो आयतन कवर किया है इलेक्ट्रॉनों ने, वो आयतन कितना होगा, वी डी डेल्टा टी इंटू ए, या ए पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई करना है, ठीक है ना। ये लंबाई आ गई और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दोनों का गुणा कर लोगे तो ये वाला आयतन निकल जाएगा।
तो अब हम इस वाले आयतन में निकालेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने आयतन में? VD डेल्टा T इंटू ए आयतन में। VD डेल्टा T इंटू ए आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एकांक में n माने हो तो उतने में n से गुणा कर लो, निकल जाएगा ना। एक कलम का दाम 5 रुपया, 10 कलम का 5 गुणे 10। उसी तरह एकांक आयतन में इतना, इतना आयतन में गुणा कर लो। n इंटू VD डेल्टा T इंटू ए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई? संख्या। अब लेकिन हमको विद्युत धारा भी चाहिए, तो विद्युत धारा बराबर होता है Q बाई टी। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? Q बाई टी। तो Q तो पता ही नहीं है। अब ये मत सोचना कि ये Q ही तो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं तो Q ही तो है। तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि 10 थे, 50 थे, 100 थे, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, उनका आवेश नहीं ना। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहता है तो वो उसके आवेश के बराबर थोड़ी होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन का 2 गुणे 10 के पावर 6 10 के पावर -19 हो जाएगा? नहीं ना। क्या करना होता है? फार्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? Q बराबर n इंटू ई। यहाँ पे हम लोग कैपिटल N मान लेते हैं, n इंटू क्या? ई, ठीक है ना, n इंटू ई। और ये कैपिटल N जो है ये यही वाली संख्या है, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतने है, ठीक है। तो चूंकि हमको पहले ही लेसन में पढ़ा गया था कि Q बराबर क्या होता है? n है। यहाँ से Q बराबर n की वैल्यू पुट करो, n VD डेल्टा T इंटू ए, फिर E, फिर उतार लो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो Q बराबर, इसको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, n E A VD डेल्टा T, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1। अब विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बटे T। लेकिन यहाँ पे हमने T नहीं मान रखा, हमने डेल्टा T मान रखा है, तो यहाँ पे बस क्या लिख देंगे? डेल्टा T। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से I बराबर, समीकरण 1 से Q का मान यहाँ रखो, n E A VD डेल्टा T बटे डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा, तो आ गया I बराबर n E A V सफिक्स। यही होता है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखो, विद्युत धारा भी आया है और अनुगमन वेग भी आया है, बाकी कुल कांस्टेंट है कि नहीं। तो जो विद्युत धारा होती है वो अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। एक चीज और यहाँ पता चल गई, ठीक है, समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करो, तो यही डेरिवेशन तुमको करना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ये संबंध आ गया। अब ठीक है, संबंध आ गया, अब इसको थोड़ा और तोड़ते फोड़ते हैं, देखते हैं इसमें से और क्या निकलता है, ठीक है ना। 10 में तुम लोग पढ़े थे ना, प्रतिरोध, धारा के मार्ग में रुकावट, पढ़े थे कि नहीं। तो वो सब वास्तव में कहाँ से निकलता है, ये सब चीज़ें हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो, अब चूंकि मैं बोला था कि हमको इन सब का यूज आज करना है, तो करते हैं। हम जानते हैं कलियां का जनाया गया है, V सफिक्स D इक्वल टू होता है माइनस छोटका ई बड़का V बटे छोटका m छोटका l इंटू टाउ एवरेज। ये बताया गया है ना, इसको यहाँ पे रखो, तो I बराबर आ जाएगा n E A VD का मान रख दो माइनस E V बटे m l टाउ एवरेज, ठीक है ना, है ना, आएगा।
ये आई बराबर आया, ठीक है ना, इसको गुणा उड़ा कर लो तो आई बराबर आ जाएगा यन, माइनस आगे लगा लेते हैं, यन ई स्क्वायर ए टाउ एवरेज बटे यम एल और वी सफिक्स डी, हाँ वी सफिक्स डी नहीं केवल वी इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से v बराबर निकालो तो क्या आएगा, v बराबर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा कर लो, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, ये ना होगा, इसको समझ लो उधर भेज दिया तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये जाके उधर उलट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस यम एल बटे यन ई स्क्वायर ए टाउ एवरेज इंटू आई, तो पहले ही सही है तो आई जहाँ है वहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो v बराबर हो गया माइनस एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ एवरेज बटे इंटू आई, ठीक है ना। अब इसमें देखो जितनी भी चीज़ें कोष्टक में लिखी हुई है ना सब क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, यम क्या है, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जल्दी से बैठो, और कोई है, है? कोई है इसमें साइन कर रहा है, अब खटर पटर किए तो मरबो करूंगा, निकाल के सवाल लगाओ। यम बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम पूरा बोला जाता है, मैं ग्राम में मान लिया था। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो फिक्स होता है, बदलेगा तो है नहीं, इसीलिए कांस्टेंट है। यल क्या है, चालक की लंबाई, ठीक है ना। यन क्या है, एक कहाँ का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में ना, अधूरा कहाँ बोलते हो कोई चीज, पूरा बोलो। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। यन जो है वो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और क्या बच रहा है, टाउ एवरेज क्या है, क्रांति काल है, ठीक है ना। ये सब क्या है, नियतांक, ये सब क्या है, नियतांक। यहाँ लिख लो, जहाँ यम बराबर ये है, यल बराबर ये है, एन बराबर ये, ई ये है, ए है और टाउ एवरेज ये है, ठीक है ना। ये सब कांस्टेंट होंगे यदि तापमान न बदले, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो इसमें से कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी, ठीक है ना। यदि टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए तो ये सब अपरिवर्तित रहेंगे, रहेंगे कि नहीं। यदि तापमान में परिवर्तन न किया जाए तो ये सभी भौतिक राशियां क्या होंगी, ये सभी भौतिक राशियां अपरिवर्तित रहेंगी, ठीक है ना, अपरिवर्तित। अतः इन्हें क्या बोल सकते हैं, अतः यह नियतांक कहलाएंगे,
अतः यह क्या कहलाएंगी? अब देखो कवन कवन परिवर्तित होगा टेम्परेचर बदलने से। यम तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉनवा टेम्परेचर वो बढ़ाने से बहुत करेगा, तेज से दौड़ेगा ज़्यादा एनर्जी पा जाएगा, तो तेज दौड़ने से हल्लुक थोड़ा हो जाएगा, उसका जो द्रव्यमान है वही रहेगा। चालक की लंबाई, टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो चालक की लंबाई भी फिक्स रहेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से वो पिघल सकता है या तन सकता है, अगर फिक्स है टेम्परेचर तो ये भी नहीं बदलेगा, ये भी कांस्टेंट हुआ। यन क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर पे एकांक आयतन में 50 इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर बढ़ा दिए और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जैसे आयतन कोश से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब अष्टक पूरा हो चुका है, लेकिन जो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अगर उनको एनर्जी मिले तो वो भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा होता है, अगर एनर्जी ज़्यादा दे दिया जाए तो वो भी कक्षा छोड़ के बाहर आ सकते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि और भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं चालक में, ठीक है ना। जो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और प्लस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, मैं बताया था लोहे वाले में, लोहे का चालक लेके। तो अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, टेम्परेचर और बढ़ाए तो 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना। तो और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो जब और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे इस क्लास में बैठे हो, अभी 100 लोग आ जाएं तो जितने जगह में तुम लोग बैठे हो, क्या इतने जगह में तब भी उतने ही लोग बैठे रहोगे? तब थोड़े से जगह में ज़्यादा लोग हो जाओगे, होगे कि नहीं। अभी कम लोग हो तो ज़्यादा जगह में, अगर एकांक आयतन में देखा जाए इसके, तो 1-2 लोग आओगे, 1 लोग ही आओगे। अगर पूरा क्लास भरा हुआ है तो 1 मीटर स्क्वायर में देखोगे, 1 मीटर क्यू में देखोगे, ऐसे ऐसे और ऊपर वाला हिस्सा लेके, तो कितने लोग आओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग बैठ पाओगे कि नहीं। इस तरह कहीं है ये नहीं है कोई बैठा हुआ, कहीं कहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह देखा जाए तो एकांक आयतन में कम है, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो एकांक आयतन में संख्या बढ़ जाएगी। उसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज़्यादा फ्री होंगे, तो एकांक आयतन में भी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो ये भी बदलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये तो फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ ये नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी, अगर तार पिघल उगल जाता है या तन जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बदल सकता है, तो टेम्परेचर से इसको भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। टाउ एवरेज क्रांति काल, तुम धीरे धीरे दौड़ रहे हो, तुमको 2-3 थरिया खिला दिया जाती है, दौड़ोगे कि नहीं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्करों के बीच का ये समय होता है। अगर और ज़्यादा एनर्जी पा जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा और घट जाएगा। बहुत तेज दौड़ेगा तो जल्दी से टकरा जाएगा ना। और मान लो टेम्परेचर कम कर दिया जाए, जरूरी नहीं कि बढ़ाने से ही परिवर्तन होगा, कम करने से भी होगा। टेम्परेचर कम कर दोगे, कम इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। टेम्परेचर कम कर दोगे, क्रांति काल बढ़ जाएगा, धीरे धीरे कम में एनर्जी पाएगा, धीरे धीरे चलेगा, तो जो क्रांति काल पहले कम था वो और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तभी हम इन सभी को क्या मान सकते हैं? नियतांक। और इन सभी को अगर नियतांक बोल दिया जाए तो हम कह सकते हैं, अर्थात मान लिया जाता है, माना ये जो लिखा है माइनस ml बटे n² a टाउ एवरेज, इन सब के बराबर क्या मान लिया जाता है? इतना बड़ा याद करने से अच्छा एक छोटा सा याद कर लो, जितना हम काम मिल के ये सब करेंगे वो अकेला कर देगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नियतांक ही रहेगा, बस इन सब के जगह इसको रख दो, फार्मूला छोटा सा हो जाएगा, इतना याद करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो उसके जगह r रख देते हैं। समीकरण नंबर इसको 2 मानते हैं और लिखेंगे समीकरण 2 से v बराबर क्या हो जाएगा? RI, इसके जगह क्या रख देंगे? R। और जहां R क्या है, जहां R प्रतिरोध है, या जहां R नियतांक है, जहां R क्या है? नियतांक है, जिसे प्रतिरोध करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना।
समझ में आई बात? जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। आई बात समझ में? और ये जो समीकरण 3 दिख रहा है तुम लोगों को, ये समीकरण 3 ही ओम का नियम कहलाता है। समीकरण 3 ही क्या कहलाता है? और यही ओम का नियम भी कहलाता है। ओम का नियम भी कहलाता है। ठीक है ना? तो समझ में आया? केवल ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसको जब तोड़ा फोड़ा जाएगा तो इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। ठीक है? ये तो हो गया, ओम का नियम निकल गया। यहाँ से आर बराबर पता चल गया, आर किससे किससे मिलके बना, इन सब से आर बराबर इतना कुछ होता है। कभी कभी वोल्टेज और धारा के अलावा कुछ और दे के आर का मान पूछता है, जैसे चालक की लंबाई दे दे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दे और सरांतिकाल दे दे, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे और पूछ दे बताओ चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका फार्मूला का यूज कर सकते हो। ये भी फार्मूला ही है। ठीक है ना? ये भी क्या है? फार्मूला। ठीक है? अभी उसकी भी बारी आएगी। बाकी यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा प्रतिरोध को और तोड़ फोड़ देते हैं, अलग से भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। प्रतिरोध जो है, ये हेडिंग डाल के इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट। प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में रुकावट। ठीक है ना? तो आर बराबर ये दिख रहा है, आर बराबर क्या है? माइनस यम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू ए। ठीक है ना? अब थोड़ा सा यल और ए को अगर हम अलग करें तो आर बराबर आ जाएगा माइनस यम बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू यल बाई ए। इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है ना? अब थोड़ा सा देखो, टेम्परेचर बदलने से इन पे प्रभाव पड़ रहा था, तार पिघल उगल जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन वो कौन सा टेम्परेचर है? बाहर वाले टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना। ये तार कब पिघलता है? जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है ना? जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। कोई भी चलेगा तो उसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी। ठीक है ना? अलग अलग रूपों में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ज़्यादा मात्रा में जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने लगते हैं और उसकी क्षमता कम है, कम आवेश को प्रवाहित करवाने की, तो वो चालक गर्म होने लगता है, तब जाके पिघल उगल जाता है। अगर वातावरण के ताप से पिघलने लगे तो उसको लगाओगे कैसे? लाते लाते रास्ते में पिघल जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? तो ये यल और ए भी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना? अगर एक मार्केट से चालक तार खरीद के लेके आओ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को तुम चेंज नहीं करते हो, डायरेक्ट जोड़ देते हो, वायरिंग करवा देते हो। करवाते हो कि नहीं? तो ये तुम जितना चाहे उतना बड़ा ला सकते हो, जितना मन करे उतना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला भी ला सकते हो। लेकिन ये जो चालक का द्रव्यमान है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, वो थोड़ी बदल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है ना? अब ऐसा कोई चालक ही नहीं बना जिसमें एक का फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? यन एकांक आयतन, तुम बड़ा चालक लेके आओ चाहे छोड़ के चालक लेके आओ, एकांक आयतन में फिक्स रहता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस मटेरियल पे डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना? ई तो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टाउ एवरेज क्रांतिकाल ये भी फिक्स है। अगर तापमान नहीं बदल रहा है तो ये भी क्या है? फिक्स है। तो अगर हम इनको हटा दें, इनको हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लंबा तार लेके आ सकते हैं। ठीक है ना? जितना लंबा तार लाओगे उतना इस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? इस पर क्यों प्रभाव पड़ेगा लंबा तार लाने से? क्योंकि जब लंबाई बढ़ेगी, ठीक है ना, लंबाई बढ़ने से क्या होगा? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं? अगर मान लो इतना बड़ा तार लिए हो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर बड़ा का और तार लेके आओगे उससे, तो अगर तार बड़ा हुआ है तो उसमें और उसके मटेरियल को यूज किया गया होगा ना, उसके परमाणु बड़े होंगे, तो परमाणु बढ़ेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। कहने का सीधा मतलब है कि ये सब को अगर हम परिवर्तित मान लें तो इनके अलावा अगर ये जो बच रहे हैं इनको भी हम कांस्टेंट की तरह ही देखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा।
इसको तो हम एक टाइम के लिए बदल सकते हैं, लेकिन इसको अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। तो इसमें ये सब भी क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी क्या है, ये सभी हिंदी मीडियम वाले हैं, कांस्टेंट मत बोलो, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। अर्थात हम इनको भी मान लेंगे, माना ये सब, जैसे इसको आर मान लिए थे, इसको रो मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, बराबर यम माइनस यम बटे यन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे रो रखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा रो यल अपान ए। ये तुम लोगों को फार्मूला बताया गया था 10 में, आर बराबर भी बताया गया था। ठीक है, यहाँ से आर बराबर रो यल अपान ए आ गया, यहाँ से रो बराबर बताया गया था राल। ठीक है ना, तो ये जो रो आया, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, जहाँ ये रो क्या है, नियतांक तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध भी पूछ देता है। ठीक है ना, कभी कभी क्या कर देता है। अब देखो, विशिष्ट प्रतिरोध तुमसे कब पूछेगा, अच्छा बताओ विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स कब रहेगा। अगर बताओ लंबाई और क्षेत्रफल में बदल रहा हो तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वो तो इन सब पे निर्भर कर रहा है ना, लंबाइया या क्षेत्रफल बदलने से सब पे प्रभाव पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट है, इस पे कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो देख लेना, जब भी विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना, तो चालक को 2 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा, या आधा गुना कर देगा, फिर पूछेगा प्रतिरोध कितना होता है। क्योंकि जब 2 गुना 3 गुना 50 गुना करोगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। प्रभाव किस पे पड़ेगा, इस पे, क्योंकि ये इस पे और इस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आर बराबर रो यल अपान ये होता है। ठीक है ना, और यहाँ से रो का भी फार्मूला निकालोगे तो ए इधर चल जाएगा, तो आर ए बाई यल हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। अब इतना नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाएंगे कल। इतना याद होना चाहिए सबको, आज वाली सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।